माय गॉड, यू, यक। सामने बनी गाय भैंसों के तबेले से एक जोरदार गोबर की गंध उठकर नाक के नथुने से होती हुई फेफड़ों तक को महका गई थी। तांगे पर बैठी परोमा बोले जा रही थी। कसी हुई जीन्स, ब्लैक टी शर्ट में कमसिन सी सांवली सलोनी। परोमा आज ठाकुर अभिजीत की हवेली जा रही थी। गांव का रास्ता अब कच्चा पक्का ही होगा। दिल्ली से अमरोहा तक तो वो ट्रेन से आ गई थी बिना किसी दिक्कत परेशानी। पर ये ठाकुर का गांव उससे भी और 5 किलोमीटर अंदर था, तो तांगा वॉज दी वन एंड ओनली ऑप्शन। बैठते टाइम तो बड़ा एक्साइटमेंट था कि तांगे की सवारी करेंगे, बड़ा मजा आएगा। लेकिन अब बैठने के बाद अंदाजा हो रहा था कि बस अब नहीं हो पाएगा। घोड़ा भी तुड़ुक तुड़ुक मैडम की नाजुक कमर को देखकर ही कर रहा था शायद। आउच, इडियट घोड़ा, इसको बोलो सही से चले। अरे मैडम जी, बेजुबान जानवर कहाँ जाने, आप ये बोल दो, शायद आपकी अंग्रेजी की गिटर पिटर सुन ले। चुनरी संभाल गोरी, उड़ी उड़ी जाए रे। तांगे वाला टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ गुनगुनाता हुआ घोड़े को दिशा निर्देश दे रहा था। बीच बीच में ककक कुकुक की अजीबोगरीब भाषा भी निकाल रहा था, जिसे परोमा तो नहीं लेकिन घोड़ा बखूबी समझ रहा था। ओके ओके, आगे देखो और जल्दी चलाओ, ज्यादा होशियारी नहीं। तांगे वाली की हंसी छूट गई। खिस। वैसे मैडम जी, तो हार का काम पड़ गया ठाकुरन से। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, परोमा एक अदा से बोली। काहे का किसमिस? तांगे वाला मिनमिनाया। ओफो, मैं भी कहाँ इंग्लिश बोल रही हूँ। एक तो वॉमिट आ रही है इतनी, ऊपर से ये इडियट। मतलब ये कि तुमसे मतलब हमें का है, हम सोचे परदेसी हो तो कौन हम मदद कर देते, पर कोई बात नहीं। ले आ गया जी ठाकुरन की हवेली। मदद? कैसी मदद? क्या बोल रहा ये तांगे वाला? खैर लीव इट, बाद में देख लेंगे। अभी तो जाकर सीधे पहले इस गोबर का हैंगओवर उतारूं। जाकर पता नहीं कितना टाइम लगेगा मुझे नॉर्मल होने में। तांगे वाले को पैसा पकड़ाकर परोमा ने अपना इम्पोर्टेंट ट्रॉली बैग जैसे ही जमीन पर उतारा, उसके पहिए कच्ची मिट्टी में धंसते चले गए। और जैसे ही परोमा ने नीचे देखा, ओह माय गॉड, ओह नो, नहीं, ओह नो नो नो, मेरा 20,000 का बैग है ये। कहाँ फंस गई मैं आकर। ये रोमन सर भी, नाम भले ही रोमन है, विदेशी वाला नाम, बट काम पूरे देहातियों वाला है। मैं ही मिली थी यहाँ की स्टोरी कवर करने के लिए। उस पर भी यहाँ रुकना भी पड़ेगा मुझे, वो भी पता नहीं कब तक। ऊपर से यहाँ के लोग तो क्या, जानवर भी बड़े अजीब हैं। वो घोड़ा तक बार बार मुझे देखकर कैसे खिन से निपोर रहा था। ही। पॉकेट से फोन निकाला। चलो, नेटवर्क तो प्रॉपर है यहाँ, ये कहकर वो एक नंबर डायल करती है। हेलो रोमन सर, मैं यहाँ खड़ी हूँ हवेली के बाहर, आप इन्फॉर्म कर दीजिए। मैं यहाँ से एक कदम भी अपना बैग उठाकर अंदर नहीं हिलने वाली, बस कह दे रही हूँ। ओके ओके, मैं अभी ठाकुर अभिजीत को इन्फॉर्म कर देता हूँ, बट ये काम तुम भी कर सकती थी, नंबर है तुम्हारे पास। खैर छोड़ो, मैं कर रहा हूँ कॉल, बट रिमेंबर, जो काम दिया है डू इट इन अ टोटली प्रोफेशनल मैनर। मुझे कोई भी कमी नहीं चाहिए, वरना और भी लोग हैं जो इस काम को बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं, वो भी तुमसे कम सैलरी में। गॉट इट? यस सर, समझ गई। गुड, अब रखो फोन, मैं ठाकुर को कॉल कर रहा हूँ। हाउ रूड ही इज, पागल। 10 मिनट ही बीते होंगे कि अंदर से 2 लड़के भागते हुए आते हैं। आइए मैडम, आप ही ना पलोमा मैडम? व्हाट? परोमा, ये नाम है मेरा। हाँ हाँ वही पलोमा। छोड़ो यार, क्या मैं भी भैंस के आगे बीन बजा रही हूँ। लाइए मैडम, ये सामान आपका हमको दे दो। बाहर पूरी तरफ कच्चा पड़ा था, मिट्टी बहुत ही गीली थी, कहीं कहीं तो इतनी कि पैर रखते तो धंसते चले जाएं। परोमा कूद कूद कर आगे बढ़ रही थी। अरे पलोमा मैडम, पोरोमा। हाँ हाँ वही, आप बिट्टू के पीछे पीछे चलो। वो यहाँ बारिश होता है तो ऐसा हो जाता है, आते ही मेरा नाम बिगाड़ दिया। और ये भाषा कैसे डील करूंगी इन लोगों से, आधी बातें तो सर के ऊपर से निकल जा रही है मेरे। ऊपर से वो ठाकुर, उससे सारा जायजा लेना, सब फैक्ट्स कलेक्ट करना। ओफो गॉड, मेरी हेल्प करना। धीरे धीरे वो अंदर की तरफ जा चुकी थी। अंदर घुसते ही उस महलनुमा बड़ी सी हवेली को देखा। जितना बाहर से चलकर आई थी, लगभग उतना ही चलना था मेन गेट तक पहुंचने के लिए। बस अब वो लाल पत्थरों के बने फर्श पर चली जा रही थी। वो एक काफी चौड़ी सड़क जितना था, जिसके दोनों तरफ अच्छी बागवानी थी। दुनिया भर की हर प्रजाति की फूल थी। ये सब देखकर परोमा को बहुत अच्छा महसूस हुआ। वॉमिट वाली फीलिंग को भी आराम मिल रहा था। थोड़ी ही देर में वो हवेली के अंदर थी। घुसते ही परोमा के होश उड़ चुके थे। जैसा सोचा था उससे बिल्कुल उल्टा था। एक बहुत ही आलिशान लिविंग एरिया, लगभग हर चीज बहुत ही यूनिक और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज थी। वाओ, मार्वेलस, ये हवेली तो वाकई देखने लायक है। मैडम जी। हाँ हाँ, आप यहाँ बैठो। यहाँ? अरे मतलब इधर बैठो सोफा पर, हम ठाकुर साहब को बता देते हैं कि आप बैठी हैं। वो गांव के लोगों के साथ बतिया रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं? मतलब उका कहते हैं,
बाको मीट मीट मीटिंग, परोमा ने गेस किया। हाँ हाँ सही मैडम जी, वही कहना चाह रहे थे हम। नॉट बैड परोमा, तुम आते ही समझने लगी। परोमा ने खुद को शाबाशी दी। हम बता कर आते हैं। जब तक वो जा पाता इतने में कम से कम 25-30 लोग अंदर कहीं से आ रहे थे। उन्हीं में थे ठाकुर अभिजीत सिंह भी। पर कौन, ये परोमा को नहीं पता था। गांव के सभी लोग वहीं की भाषा में बात कर रहे थे। परोमा उन लोगों के बीच में से ठाकुर साहब को देखने की कोशिश तो कर रही थी, पर इस तरह उसको देखना अच्छा नहीं लग रहा था, तो शांति से बैठना ही ठीक समझा। बैठ जाओ परोमा, वैसे भी तुम इन सबके बीच में एलियन ही लग रही हो, इस तरह के मॉडर्न ड्रेसअप में। ये बेचारे कहाँ सिंपल विलेजर्स। ठाकुर भी आएगा, अभी धोती कुर्ता पहने, रौबदार मूंछों वाला। ये सोचकर परोमा ने सोफे से सिर टिका लिया और आंखें बंद कर ली। अब परोमा कैसे करेगी वहाँ सरवाइव? ठाकुर आखिर किस तरह का इंसान है और तांगे वाला क्या बताना चाह रहा था परोमा को? जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। हेलो मैडम। पीछे से किसी की सभ्य सी मर्दाना आवाज आई। परोमा तो आंखें बंद करके अपनी दिल्ली वाली लाइफस्टाइल के सपने देख रही थी। वैसे ही नींद में एक मुस्कुराहट तैर गई। हेलो डियर, व्हाट्स अप? उनींदी सी आवाज में परोमा ने जवाब दिया। लगता है मैडम थक गई हैं। इनका सामान ऊपर वाले गेस्ट रूम में रख दो। और मुझे भी कोई उठाकर पटक दो रूम में। आई एम सो टायर्ड, हैंगओवर हो रहा है मुझे। पर रोमन सर, मुझे नहीं जाना किसी ठाकुर की हवेली में, बुढ़े ठाकुर अभिजीत की हवेली। परोमा अपनी ही धुन में बोली जा रही थी। उसको तो ये पता ही नहीं था कि उसके पीछे कोई और नहीं, ठाकुर अभिजीत खड़ा है। साथ में खड़े नौकर की हंसी निकल गई परोमा की इस तरह की गलतफहमी बातें सुनकर। मैडम, हेलो। अभिजीत ने गले को खंकारा। उठिए मैडम। वो कंधे पर हाथ रखकर उठाने ही वाला था, फिर अचानक ही उसने हाथ पीछे कर लिए। कमो, कमो, यहाँ आइए, उठाइए इन मैडम को जरा। जी जी ठाकुर साहब। मेम जी, 2 बार झंझोड़ा तो झट से आंखें खुली परोमा की। कौन है, कौन है? कराटे की पोजीशन में खड़ी परोमा झटके से मुड़ी। हेलो मैडम परोमा, अब कैसी हैं आप? सामने 6 फुट का लंबा गबरू जवान खड़ा था। ब्लैक फिटेड पैंट और क्रीम कलर की फुल शर्ट और ब्लैक बास्केट पहना। हल्की दाढ़ी, बेहद स्मार्ट। परोमा के तो जैसे होश ही हवा हो चुके थे। हकलाहट की वजह से जबान साथ ही नहीं दे रही थी। ये है हमारे ठाकुर अभिजीत सिंह, नौकर ने दबी हंसती रोकते हुए कहा। परोमा का मुंह खुला का खुला रह गया था बिल्कुल। OMG, ये तो बहुत हॉट है यार। परोमा, हमेशा तू गलत लोगों के लिए सही, मेरा मतलब है सही लोगों के लिए गलत इमेज क्यों क्रिएट कर लेती है? पोरो, इट्स जस्ट वाओ। परोमा बड़बड़ाए जा रही थी। कुछ कहा आपने? अभिजीत ने पूछा। नहीं, वो मैं, हाय, आई एम परोमा, दिल्ली से आई हूँ। रोमन सर पर फोन नहीं, बात। वो ये क्या पागलपन कर रही है परोमा? परोमा ने खुद से ही झल्ला कर कहा। इट्स ओके, यू जस्ट टेक रेस्ट, वी विल डिस्कस लेटर। अभिजीत ने उसको कंफर्टेबल किया। परोमा के लिए ये एक नया झटका था। वो तो सोच रही थी कि कोई बुढ़ा धोती कुर्ते में कोई अजीब सा गंवार सा होगा, पर अभिजीत तो उस सोच से बिल्कुल अलग था। पढ़ा लिखा, इंग्लिश बोल रहा था, वो भी इतनी फाइन। परोमा सोचे जा रही थी। या मतलब ओके, हाँ वो मैं, मतलब मेरा रूम बता दीजिए। ये कहकर वो अजीब से यहाँ वहाँ उछल सी रही थी कि टेबल से रखे एक वास से टकरा गई। सारे फूल नीचे। ओह, I'm sorry, I'm really sorry, I'm extremely sorry। कोई बात नहीं, रिलैक्स। कमो, मैडम का सामान इनके रूम में ले जाइए और कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर दीजिए मैडम का। परोमा ने अपनी आज खुद ही इतनी गिरवाई थी कि परोमा को खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि वो ऐसे भी पागल बन सकती है किसी के सामने। कम्मो ने रूम खोला। बेहद शानदार रूम था। अच्छे अच्छे होटल के रूम भी फेल थे इसके आगे। सामने की तरफ एक खिड़की थी जिसको कम्मो ने उसके सामने ही खोला था। एक बहुत ही ठंडी सुकून देने वाली हवा परोमा के अंदर तक उतरती चली गई थी। ये कमरा तो बड़ा साफ है। क्या बात है भाई, वाह। अरे मेम जी, हमारे छोटे साहब का हर काम बड़ा कायदे से होता है। उन्हें कोई भी ऐसी गलती पसंद नहीं जिससे उनकी इज्जत पर बात आए। मेम जी, आपको और कुछ चाहिए तो वो बेल लगी है, उसको 3 बार बजाइएगा। ठीक है, मगर 3 बार क्यों? 2 बार बजाई तो नहीं सुनोगी क्या? अरे नहीं मेम जी, ऐसा गजब मत कर देना। कम्मो घबरा कर बोली। अच्छा, ये नियम भी क्या तेरे छोटे ठाकुर ने बनाया है? नहीं नहीं मेम जी, ये नियम तो वो आप रहने दो। परदेसी हो तो आप यहाँ आराम से मौज करो। यहाँ की बाकी बातें आप ना ही जानो तो बेहतर होगा। परोमा को गुस्सा तो बहुत आया था उस कम्मो पर, फिर भी वो चुप ही रही, क्योंकि वाकई उसको क्या पड़ी थी कि वो उनके बीच पड़ती। कम्मो जा चुकी थी। परोमा ने खिड़की से झांक कर बाहर देखा तो चौंक गई थी। खिड़की के बाहर थोड़ा कच्चा पक्का सा बड़ा सा मैदान था और हवेली की ही तरह उतना बड़ा तो नहीं,
पर ठीक ठाक बड़ा एक और घर था। ये किसका हो सकता है, ये सोच ही रही थी कि अचानक ही फोन की बेल बजी। हेलो परोमा, तो कैसा लगा तुम्हें ठाकुर अभिजीत? वो बहुत ही अच्छे इंसान है, बस उन्हीं के साथ रहकर तुम गांव के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इकट्ठा कर लेना, और ध्यान रहे बी प्रोफेशनल। उनकी पर्सनल लाइफ से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसा कोई काम मत करना जिसकी वजह से वो नाराज हो। ओके ओके रोमन सर, मैं समझ गई। गुड, नाउ टेक रेस्ट। ऐसा क्या है अभिजीत की पर्सनल लाइफ में? अब तो बिना जाने मैं चैन से नहीं रह पाऊंगी, आखिर रिपोर्टर जो हूँ। बट राइट नाउ मुझे नहाना है, बहुत भूख भी लगी है। उधर ठाकुर अभिजीत को परोमा थोड़ी अजीब सी लगी, या ये कहो बहुत अजीब। उसकी अजीबोगरीब हरकतों को सोच सोच कर आखिर उसके होठों पर स्माइल आ जाती है। नहाकर परोमा खुद को काफी अच्छा फील कर रही थी। एक शॉर्ट येलो फ्रॉक को डालकर परोमा ने हवेली में घूमने का सोचा ही था कि कम्मो प्रकट हो गई। वो कम्मो, तुमने तो डरा ही दिया बिल्कुल। हाय राम, मैम जी इसके नीचे का पहनना भूल गए लगता है आप। व्हाट यू फूल, ये ड्रेस है, शॉर्ट ड्रेस, ये ऐसी ही होती है। उसकी खुली चिकनी टांगों की तरफ कम्मो की नजर ही नहीं हट रही थी। पर मेम जी, बाहर तो नौकर हैं, फिर घर के बाकी लोग भी होंगे खाने की मेज पर, तो आप ऐसे? हाँ ऐसे ही, मैं ऐसी ही हूँ। तेरे ठाकुर साहब की दुल्हन बनने नहीं आई हूँ, काम से आई हूँ। काश हमारे ठाकुर साहब की शादी भी हो जाती, मगर उन्हें शादी शब्द से ही नफरत है। क्या? वो कुछ नहीं। मेम जी आप चलो, चल, बहुत बोलती है कसम से तू कम्मो। लेकिन परोमा की दिलचस्पी अब उस ठाकुर अभिजीत में बढ़ती ही जा रही थी कि आखिर क्या है उसकी लाइफ में। अलग सा जुदा जुदा सबसे। खाने की मेज सजी हुई थी तरह तरह के पकवानों से, लेकिन मेज पर दो नए चेहरे भी थे। आइए बै, ये कहकर जैसे ही अभिजीत ने परोमा पर नजर डाली, होश उड़ गए थे बिल्कुल। ये कहकर जैसे ही अभिजीत ने परोमा पर नजर डाली, होश उड़ गए थे बिल्कुल। पीले ड्रेस में वो छोटी सी डॉल जैसी लग रही थी बिल्कुल। लेकिन तुरंत खुद को नॉर्मल करते हुए उसने परोमा को बैठने को बोला। मेज पर दो लेडीज और थी, उनमें से एक अधेड़ उम्र की थी, शायद वो उसकी माँ होगी, और दूसरी लड़की सी थी, परोमा की उम्र की होगी। उसने परोमा को देखते ही स्माइल किया और साथ वाली कुर्सी खींची ही थी कि अभिजीत ने गले को खंकारा था। ये देखकर वो लड़की सहम कर चुप हो गई थी। परोमा का बस नहीं चल रहा था कि पूछ ही ले कि वो क्या एलियन लग रही है या चुड़ैल, जो ऐसा बिहेव कर रहा था। वो खाने का तरीका बिल्कुल शाही था, मगर मेज पर सिर्फ चम्मचों की आवाज आ रही थी। मेज पर बैठा कोई इंसान कोई बात क्यों नहीं कर रहा था? आखिर परोमा से रहा नहीं गया। हे हाय, आई एम परोमा, एंड यू? मेरा नाम रू। खाते टाइम नहीं बोलते, वो औरत बोली थी अब की बार। परोमा हंस पड़ी। चलो, सबकी आवाज तो सुनी है ना आंटी जी, कैसे सब चुप होकर खा रहे थे। मैं तो भाई ऐसे रह ही नहीं सकती। आप यहाँ काम से आई हैं, हमेशा के लिए नहीं, तो ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं है, अभिजीत बोल पड़ा अब की बार, वो भी बहुत रूड होकर। परोमा का गला रुंध गया था इस बार। दुष्ट कहीं का, उसने मन ही मन कहा, कल से मेरा खाना कमरे में भिजवा दे, अगर ऐसा है कि मैं आप लोगों को इतनी बुरी लग रही हूँ तो। वो लड़की भी परोमा को बहुत ध्यान की दृष्टि से देख रही थी, पर वो औरत को जैसे कोई फर्क ही नहीं हो रहा था किसी भी चीज का। आखिर किसी तरह परोमा ने खाना हलक के नीचे उतारा था। जितनी भी भूख लगी थी सब उड़ चुकी थी। फिर उसके कदम सीधा उसके कमरे में ही आकर रुके थे। क्या है आखिर हवेली में? क्यों अभिजीत को शादी से चिढ़ है? जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। भाली आई तो ठाकुर साहब ने ये आपके कमरे में भिजवा दिया। खाइए खाइए। ना, तू ले जा, मुझे नहीं खाना कोई हलवा वलवा। पर खुशबू नाक में घुसी जा रही थी। मुंह से तो बस बोल दिया था कि ले जा, पर मुंह में तो लार भर आई थी लबालब। कम्मो भी समझ गई थी। ठीक है मेम जी, जैसा आप बोलो, हम तो नौकर लोग हैं, जो आप बोलोगे कर देंगे। ये कहकर कम्मो ठुमक ठुमक कर मुड़ने लगी। कम्मो, मेम जी, दोनों एक साथ बोले। चल पहले तू बोले कम्मो, वो ठाकुर साहब ने कहा है कि कल 7 बजे तैयार हो जाना, वो आपको लेकर खेत जाएंगे। क्या 7 बजे? 7 बजे तो मेरी 7 नस्लें भी नहीं उठती, मैं नहीं उठूंगी। बोल देना अपने साहब को, मैं परोमा हूँ परोमा, मेरे हिसाब से सब चलता है, मैं किसी को फॉलो नहीं करती। जा बोल दे अपने छोटे ठाकुर को। और सुन जरा, ये हलवा रखती जा। ठीक है, बोल दूंगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? देखा तो वो खुद गेट पर खड़ा था, एक हाथ पॉकेट में डालकर। परोमा जो आलती पालती मार कर बैठी थी, बड़े मजे में उछलकर सीधी खड़ी हो गई। मैडम, आई होप आपको मेरा मैसेज मिल गया होगा, तो कल 7 बजे नीचे हॉल में आकर बैठ जाइएगा। मुझे लेट काम और लोग दोनों से सख्त चिढ़ है, समझ रही है ना आप? कम्मो तो खिसक गई थी कमरे के बाहर। परोमा मदहोश सी हो जा रही थी जब जब वो उसके करीब कुछ बोल रहा था। ठीक है, हो जाऊंगी रेडी। और हाँ, एक और बात, यहाँ आप किसी काम से आई हैं तो मुझे फॉलो करना आपकी मजबूरी है। तो कल सुबह 7 बजे .7
ये कहकर वो सीधे कमरे से बाहर था। OMG, इसका मतलब उसने सुन लिया था सब। ओ गॉड पोरो, ये हमेशा तेरे साथ ही क्यों होता है? अब ये कहीं उस विदेशी रोमन को ना चुगली कर दे। और पता नहीं मुझे यहाँ आकर क्या हो गया है, कैसी बहकी बहकी बातें करने लगी हूँ इस ठाकुर के सामने। रिलैक्स रिलैक्स पोरो, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स, चिल। फटाफट से हलवा खा ले और सो जा पोरो। ये कहकर पोरो हलवा चट करने में लग जाती है। फिर सो जाती है तो सीधा 5 बजे ही आंख खुलती है। मामा, आई एम इन लव विद द क्रिमिनल। ब्रिटनी के इस सॉन्ग वाले अलार्म के साथ पोरो का फोन चिल्ला रहा था। बेहद तेज आवाज उस सुनसान सी हवेली में दूर दूर तक फैले जा रही थी। ओफो, क्या मुसीबत है। पोरो ने उनींदी सी आंखों को मला। अभी तो सोई थी। मम्मा, मैं नहीं। अलार्म को एक बार बंद कर दिया था पोरोमा ने। थोड़ी देर बाद फिर वही अलार्म की आवाज के साथ पोरोमा ने टाइम देखा। ओह नो, 5:15। ओह नो नो, जल्दी उठ पोरो, वरना वो दुष्ट तुझे छोड़कर चला जाएगा। ये कहकर पोरो अंगड़ाई लेती हुई खिड़की की तरफ बढ़ गई। बहुत सुंदर मौसम था। ऐसा नजारा तो पोरोमा ने कभी देखा ही नहीं था। उगते हुए सूरज की मध्यम सी रोशनी, ठंडी ठंडी हवा का झोंका, एकदम से फ्रेश हो उठी पोरोमा। जैसे ही यहाँ वहाँ देखा तो सामने ही अभिजीत कसरत में लगा हुआ था। सिंपल सैंडो बनियान, उस पर पसीने से भीगे हुए उसके बाइसेप्स, फिर वही मदहोशी सवार हो रही थी पोरो पर। इसी बीच वो एक घास काटने की मशीन पर गया और फटाफट उस मशीन को ऐसे चला रहा था जैसे कोई रोबोट हो। पोरो सब भूल भाल कर उसे देखने में लग गई थी। He's so hot, पोरो के मुंह से निकला। जैसे ही निकला, अभिजीत की नजर उस पर भी पड़ चुकी थी। पोरोमा को खुद की तरफ यूं देखते हुए पाकर अभिजीत ने तुरंत पास में पड़ी टी-शर्ट पहन ली। ओफो, बाबा रे बाबा, नखरे तो देखो जनाब के। और तू पोरो, क्या हो गया है तुझे? ऐसे कर रही है जैसे कभी कोई हैंडसम लड़का देखा ही नहीं तूने। करा ले अपनी और चौपसी। करा ली अपनी चौपसी। चल अब रेडी हो जा। 2 और आंखें भी थी वहाँ, जो परोमा की और अभिजीत की नजरों पर जमी हुई थी लगातार। परोमा ने नहाकर डेनिम के शर्ट्स और व्हाइट टॉप पहना, साथ ही अपने ब्लैक सनग्लासेस उठाए, एक बैग लिया, उसमें डायरी और पेन डाला और हॉल में आकर बैठ चुकी थी। करेक्ट 7 बजे अभिजीत ने हॉल में एंट्री की। परोमा ने सोच रखा था कि वो आज इतनी खूबसूरत लग रही थी कि आज अभिजीत सदमे में आ जाएगा। बहुत बनता है खुद को। पर जैसे ही उसने बोला गुड मॉर्निंग मैडम और परोमा बड़े झटके से उसकी तरफ मुड़ी तो सन रह गई। व्हाइट कुर्ते पजामे और गोल्डन फ्रेम के चश्मे में वो किसी और दुनिया का ही लग रहा था। हालांकि ऐसी ही कैफियत कुछ कुछ अभिजीत की भी परोमा को देखकर, पर उसे अपनी भावनाएं कंट्रोल करनी आती थी, जिसमें परोमा बिल्कुल भी माहिर नहीं थी। गुड मॉर्निंग ठाकुर साहब, तो चलें फिर, या आपको कुछ खाना हो तो? अब उसके लिए टाइम नहीं है। 10 बजे वापस आएंगे हम लोग। उसके बाद दोबारा मैं आपको अपने और फील्ड्स की तरफ ले जाऊंगा, ठीक 11 बजे। बाकी की प्लानिंग मैं आपको बता दूंगा। बाहर आ जाइए। परोमा का बस नहीं चल रहा था कि जान ले ले अभिजीत की। सच में ये बहुत ही दुष्ट है। वो तो आज हुआ कम हो मुझे नाश्ता करा गई थी, वरना ये तो मुझे भूखा ही मार देता आज। दुष्ट दुष्ट दुष्ट। एक खुली हुई जीप थी जिसमें गांव के दर्शन खूब अच्छे से हो रहे थे परोमा को। जीप में शांति छाई हुई थी। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अचानक परोमा ने जीप में लगा म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। सिग्नल्स आसपास किसी स्टेशन से कनेक्ट भी हो गए। ये क्या कर रही हैं आप? म्यूजिक चेक कर रही हूँ, पर मुझे पसंद नहीं है गाने वगैरह। पर मुझे पसंद है। ऐसा लग रहा है स्ट्रेचर पर लेटकर ऑपरेशन थिएटर जा रही हूँ और इस जीप में आपके सिवा कोई और है भी नहीं। ओके, तो आप अपने कान को करिए बंद और मुझे चुप करके म्यूजिक सुनने दीजिए। ये सब एक सांस में कहती ही चली गई, पर अब डर था कि अभिजीत उसे पक्का जीप रोककर बाहर फेंक देगा। पर उसके उलट अजीब ने कुछ नहीं किया। FM पर गाना बज रहा था। बातें जरूरी हैं, तेरा मिलना भी जरूरी है, मैंने मिटा देनी है ये जो तेरी मेरी दूरी। अभिजीत की आंखों पर तो चश्मा था, पर परोमा जरूर अपनी नजरों से अभिजीत की तरफ से जाने से नहीं रोक पा रही थी। तभी अभिजीत ने एकदम से ब्रेक लगाया। उतरिए मैडम, पहले आपको इन आम के बागों को दिखा दूं, पर बात तो खेत पर जाने की हुई थी और लगता है बाग देख लिए जाए पहले। वो परोमा के साथ उस टाइम बहुत असहज हो रहा था। एक अजीब सी फीलिंग अंदर उमड़ रही थी, जो वही नहीं चाहता था कि बाहर आए। परोमा जीप का डोर खोलने की कोशिश कर रही थी, पर वो खुल ही नहीं रहा था। अभिजीत ने आकर डोर खोला, पर जैसे ही परोमा ने पैर बाहर निकाला, कच्ची मिट्टी में पैर फिसल गया। वो सीधा गिरती अगर अभिजीत आकर दीवार न बनता। सीधे उसके सीने से लग गई थी परोमा। वो जितना संभलने की कोशिश करती, उतना उसके ऊपर ही गिरती चली जाती। अभिजीत ने हल्के से उसके कंधे को पकड़ा और बैलेंस करते हुए हल्के हल्के खुद और उसको गिरने से तो बचा लिया था, पर उस छुअन से दोनों के शरीर में करंट दौड़ गया था। परोमा और अभिजीत दोनों अलग अलग दिशाओं में मुड़ गए। दिल की धड़कन इतनी तेज थी परोमा की कि मानो दिल सीने में नहीं मुंह में धड़क रहा हो। अभिजीत ने परोमा को आवाज दी, मैडम उधर नहीं, इधर। अब तक अभिजीत खुद को नॉर्मल कर चुका था।
बाग में सारे पेड़ों पर ढेरों आम लगे हुए थे। बहुत सारी लेबर उनमें से पके हुए आमों को इकट्ठा कर उनकी पेटियां बना रही थी। ये देखिए मैडम, ये खास किस्म है, हमारी यूपी के शान। हमारे बगीचों में बड़ी उन्नत किस्म के आम उगते हैं, जिनकी डिमांड न केवल आसपास के स्टेट में है बल्कि विदेशों में भी है। उनकी पूरी डिटेल मैं आपको मेल कर दूंगा आज। परोमा अब पूरी तरह से प्रोफेशनल होकर अपना काम कर रही थी। उसने पेड़ों की, मजदूरों की, साथ ही आम की कई फोटो क्लिक कर ली थी। उन मजदूरों में खड़े बच्चे और औरतों के साथ सेल्फी लेने लगी थी। अभिजीत को वो बड़ी प्यारी मासूम सी लग रही थी। इतने में ही एक जीप और आकर रुकी। उसमें से 2 लड़के भारी भरकम से बाहर निकले और अभिजीत की तरफ बढ़ गए। परोमा भी कौतूहल से वहां पहुंच गई। ओहो, तो आप हैं दिल्ली वाली मैडम। वो क्या नाम है? वो रोमा? परोमा। उनमें से एक ने बहुत ही गंदी दृष्टि से परोमा के बदन को ऊपर से नीचे तक घूरा। वैसे सही है भाई जी, आप लोगों को भी नई नई रोज रोज मिल जाती है घुमाने को, और यहाँ देखो साला एक चिड़िया भी नहीं पर मरती। और हमारे ताऊ जी कहाँ हैं? ये कहकर दोनों बहुत जोर से हंसे। आप गाड़ी में बैठिए परोमा। मगर क्यों? अभी मुझे कुछ और। मैंने कहा गो गेट इन द जीप राइट नाउ। ये आवाज इतनी तेज थी कि आसपास सब डर गए थे। परोमा को बहुत इंसल्ट लगी। वो सीधे जीप में जाकर बैठ चुकी थी। कौन थे ये लोग और ऐसा क्या था जिसकी मजाक बना रहे थे? कौन सी 2 आंखें घूर रही थी परोमा और अभिजीत को? आज जितनी इंसल्ट परोमा ने फील की थी उससे ज्यादा कभी भी फील नहीं की थी। गुस्से में परोमा के आंसू भर भर कर निकलने को बेताब थे। सामने अभी भी अभिजीत की बहस चल रही थी, पर क्या ये बातें सुनने में अब परोमा को कोई इंटरेस्ट नहीं था? पर थोड़ी ही देर में अभिजीत उनको पीटने ही लगता अगर गांव वाले बीच बचाव नहीं करते। ये देखकर परोमा को एक झुरझुरी सवार हो गई थी। हाउ डेयर ही! आखिर ये इंसान खुद को समझता क्या है? परोमा अपनी ही सोच में गुम थी। कब वो जीप में आकर बैठा उसे पता ही नहीं चला। धाड़ की आवाज से जीप का गेट बंद हुआ और बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा था वो। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो अभी इसे लाइक करें और आने वाले एपिसोड सुनने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस खूबसूरत सी कहानी का एक भी एपिसोड आपसे मिस ना हो। संभाल रही थी, पर अचानक ही परोमा का गुस्से का लेवल बहुत हाई हो गया और वो फट पड़ी। आर यू मैड? व्हाट हैपेंड टू यू? अभिजीत का दिमाग ये सुनकर और खराब हो गया। वो भी चिल्ला उठा। क्या जरूरत थी आप लोगों को उन लोगों के पास आने की? आप जिस काम से आई हैं वो काम करें जल्द से जल्द और जाएं यहाँ से प्लीज। वो हाथ जोड़कर कह रहा था। अब तो परोमा की आंखों में से 2 आंसू ढुलककर गालों पर गिर ही चुके थे, पर अभिजीत को तो कोई फर्क ही नहीं था। जैसे वो अपनी कोहनी से तो कभी हाथों से बिल्कुल बच्चे की तरह आंसुओं की बाढ़ को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर सिसकियां फिर भी निकली जा रही थी। पर अभिजीत को तो जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था किसी भी बात का। अचानक ही जोरदार ब्रेक लगे थे जीप में। वो लोग हवेली पहुंच चुके थे। अभिजीत ने दरवाजा खोला और हाथ पकड़कर परोमा को बाहर निकाला और सीधे हॉल में ही लाकर छोड़ा। फिर वो रुका नहीं था। हॉल में वो लड़की भी बैठी थी जो कल रात खाने की मेज पर थी, और साथ में कम्मो भी बैठी थी। जिस तरह अभिजीत ने परोमा को हॉल में छोड़ा था उससे वो भी शॉक रह गई थी। उनको सामने देख परोमा वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक पाई और कमरे में घुसते ही परोमा का रोना छूट गया। तभी फोन की बेल रिंग हुई, पर परोमा ने फोन देखना भी जरूरी नहीं समझा था। एक बार फोन कट गया। मन हल्का करने के लिए परोमा खिड़की के बाहर देखने लगी। तभी परोमा ने देखा कि वो दुश्मनी जां अभिजीत उस मैदान में आकर बुरी तरह से चक्कर काट रहा था, जैसे कोई बहुत चुपती बात हुई हो जिससे उसका जहन छलनी छलनी हो गया हो। परोमा अभिजीत को देख ही रही थी कि फिर फोन बजा। अब की बार परोमा ने फोन उठा ही लिया, क्योंकि वो जानती थी कि जिसका कॉल है वो बात करे बिना मानेगा नहीं। हाय पोरोदी, कहाँ है तू? कब से तेरे फोन को ट्राई कर रहा हूँ। 2 दिन से तूने कोई कॉल क्यों नहीं किया? मम्मा पापा परेशान हो रहे हैं बहुत। ओहो परम, मैं ठीक हूँ। मैं करती कॉल तेरे को, पर आते ही यहाँ इतनी उलझ गई हूँ कि लग रहा है खुद के लिए भी टाइम नहीं है बिल्कुल। क्यों, सब ठीक तो है ना? तू इतना लो क्यों साउंड कर रही है? नहीं तो सब ठीक है, परोमा ने झूठा हंसते हुए कह दिया। ठक ठक ठक। तभी दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। कमो बाद में आना, अभी मुझे बात नहीं करनी किसी से। ये कहकर वो जैसे ही मुड़ी सामने देखकर चौंक गई। सामने कमो नहीं बल्कि वो लड़की खड़ी थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? परम, मैं थोड़ी देर में तुझसे बात करती हूँ। हाँ हाँ प्लीज कम। हाय, मैं रूपाली हूँ, अभिजीत भाई की छोटी बहन। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ अपने भाई की तरफ से। मुझे गट्टू ने सब बता दिया है, वो वही था उस समय। पर यकीन मानिए मेरे भाई बिल्कुल बुरे इंसान नहीं है। वो तो हीरा है, हीरा। पर वक्त की थेपड़ों की ऐसी मार पड़ी है उन पर कि उनकी भावनाएं मर चुकी हैं अब। ये कहकर रूपाली की आंखों के किनारे गीले हो चुके थे। परोमा का गुस्सा भी हवा हो चुका था बिल्कुल। वो सिर्फ और सिर्फ रूपाली की बातों में ही खो गई थी। रूपाली उसके पास खिड़की तक आ चुकी थी। नीचे अपने भाई को इस तरह देखकर उसकी आंखें भर आई। ये खुद को सजा दे रहे हैं। जब भी कुछ ऐसा कर देते हैं जिनसे इनको अंदर ही अंदर तकलीफ होती है तो ये खुद को इसी तरह सजा देते हैं। मगर क्यों? I mean, ऐसा हुआ क्या था इनके साथ? रूपाली मुस्कुराई।
आप मेहमान हैं हमारे यहाँ, आपको इन सब झमेलों में नहीं उलझना चाहिए। आई नो, बट इस टाइम मैं भी इन्वॉल्व हूँ इन सब में और मैं जानना चाहती हूँ। एंड यू कैन बिलीव मी टू। विश्वास? रूपाली व्यंग से हंसी थी। इतना कुछ होने के बाद भी पता नहीं क्यों आप पर बिलीव करने का दिल चाहता है। आज से 3 साल पहले अभिजीत से आप मिलती तो आप इस अभिजीत के होने पर खुद ही विश्वास नहीं करती। परोमा सुनती जा रही थी। यूके से पढ़कर आए थे भाई, एग्रीकल्चर की पढ़ाई। कितने खुश थे, कितने प्लान्स थे उनके पास गांव के लिए, पर यहाँ जो कुछ भी चल रहा था उनकी खबर माँ ने उनको कभी नहीं दी थी। शीतल, हाँ यही नाम तो था उनका। किसका? मेरे भाई की मोहब्बत का। परोमा के दिल में पता नहीं कुछ हुआ हो जैसे। रूपाली रुकी, फिर लंबी सांस लेकर बोलना शुरू किया। भाई के साथ ही आई थी वो भी यहाँ। बहुत प्यार करते थे भाई उससे, पर उन्होंने भी भाई को गलत समझा। उनकी बेगुनाही का सबूत मांगा उनसे। क्या मोहब्बत ऐसी ही होती है? विश्वास, त्याग, ये सब किताबी बातें होती हैं क्या? परोमा सांस रोककर सुन रही थी सब कुछ। मगर किस बात का सबूत? क्या किया था अभिजीत ने? उस बात का सबूत जो वो सपने में भी नहीं सोच सकते कभी। भाई तड़प कर रोया था उस दिन। माँ भी ऐसी नहीं थी। ये हवेली खुशियों से भरी होती थी, जहां आज मौत जैसा सन्नाटा पसरा रहता है। और अब वो शीतल कहाँ है? शायद उनकी शादी हो चुकी है, वो भी भाई के सबसे अच्छे दोस्त के साथ। कैन यू इमेजिन? दोस्ती में भी दगा ही मिला है मेरे भाई को। मगर रूपाली, ऐसा हुआ क्या था? वो तो बताओ मुझे प्लीज, मुझे जानना है। धाड़, बहुत तेज आवाज हुई अचानक, इतनी तेज कि दोनों चौंक गई थी बिल्कुल। जैसे ही रूपाली की नजर नीचे गई तो देखा अभिजीत सामने वाली हवेली की तरफ दौड़ा जा रहा था। ओह नो, भाई को रोकना होगा, वो उधर नहीं जा सकते। परोमा भी भागी, फिर अचानक रुक गई। एक बार अभिजीत के पास उसकी मर्जी के बिना जाकर देख चुकी थी, अब दोबारा उसके गुस्से की शिकार नहीं बनना चाहती थी वो। बस खिड़की पर जरूर खड़ी रही। थोड़ी ही देर में रूपाली और कई नौकर अभिजीत को लगभग घसीटते हुए ला रहे थे। उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था। आते टाइम एक नजर उसने ऊपर की ओर डाली तो परोमा भी उसको दहशत भरी निगाहों से ही देख रही थी। उसकी देखती हुई आंखों में पता नहीं कैसे अभिजीत की नजरें उलझती जा रही थी। ये देखकर अचानक वो शांत हो गया और सीधे अंदर की तरफ चला गया था। रात में खाने की मेज पर भी वो नहीं आया। वो परोमा का सामना आज करना ही नहीं चाहता था शायद। और परोमा का दिल उसको एक नजर देखने को पता नहीं क्यों तड़पा जा रहा था। चारों तरफ नजर घुमाई पर कोई फायदा नहीं। रूपाली आई थी पर खाने की मेज पर वो उससे कुछ नहीं बोली। सिर्फ कम्मो ही थी जो उसकी हालत को नोटिस कर रही थी। मुस्कुराते हुए पोरो के कान में आकर बोली, जिसको आप ढूंढ रही हैं वो खाना अपने कमरे में ही खा चुके हैं। ये कहकर खी खी करने लगी थी। माय गॉड, कितनी शार्प है ये। सब समझ गई। ये सोचकर पोरो के होठों पर भी मुस्कान तैर गई थी। कमरे में पोरो को नींद तो आनी नहीं थी आज। दिल दिमाग पर अभिजीत सवार होता जा रहा था। 10 करवटें बदल चुकी थी, मगर जब आंखें बंद करती अभिजीत को वो ऊपर देखती आंखें याद आ जाती। दिल में बहुत गुदगुदी सी हो रही थी और पेट में तितलियां घुस गई थी। भाग 3। ये क्या हो रहा है पोरो? अभी तो 2 दिन ही हुए हैं तुझे यहाँ पर। इतना क्यों सोचे जा रही है तू? इतना तो तूने कभी अपने पहले क्रश वो मैथ्स वाले सतीश सर के बारे में भी नहीं सोचा होगा। टुंग टुंग। रात के 11 बज चुके थे कि अचानक फोन पर मैसेज टोन बजा। इतनी रात को कौन मैसेज कर सकता है? फोन उठाने का मन बिल्कुल नहीं था और पोरो शायद फोन उठाती भी नहीं अगर ये टोन 2 बार और न बजती। अरे कौन है यार? पर फोन देखते ही वो उछल पड़ी। अभिजीत का मैसेज। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये सच है या उसका कोई सपना। खुद को पिंच किया। आउच! इट मींस ये सच है। जैसे ही मैसेज खोला आंखें फटी की फटी रह गई थी। सॉरी का एक बहुत सुंदर सा मैसेज था। तुरंत ही नीचे के मैसेज भी पढ़ना शुरू किए। सुबह 7 बजे हॉल में अगला मैसेज ये था। लास्ट मैसेज था गुड नाइट का। दुष्ट कहीं का। ये कहकर पोरो ने खुद के सर पर एक चपत लगाई। अंदर से आवाज आई, क्यों दुष्ट क्यों? अब क्या तुझे आई लव यू भेजता? ये सोचकर ही पोरो के दिल में हलचल मची जा रही थी। उधर अभिजीत ने भी ये मैसेज कई बार लिखे, मिटा दिए थे, फिर सेंड कर ही दिए थे। पता नहीं क्यों इस लड़की के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर क्यों डेवलप हो रहा था। पर फिर सारी पुरानी बातें उसके जहन में ताजा हो चुकी थी और आज के इंसिडेंट के लिए वो पोरो को दोषी मान रहा था। अब क्या होगा कल? पोरो के दिल में प्यार की बरसात हो चुकी है, पर अभिजीत का जो आधा अतीत रूपाली से उसको पता चला है, उसके आगे का आधा सच क्या है? दोनों में आगे प्यार पनपेगा या कुछ और ऐसा हो जाएगा जिससे होगी दोनों के बीच तानातानी। आज की सुबह बहुत सुहानी थी। फोन का अलार्म बज रहा था। पोरो एक बार में ही अंगड़ाई लेती हुई उठ चुकी थी। एक बहुत ही खुशी सी उसे अपने अंदर महसूस हो रही थी। टाइम देखा तो 5:10 हो चुके थे घड़ी में। पोरोमा अभिजीत को कल से एक घड़ी देखने को तड़प रही थी और उसे ये भी पता था कि इस टाइम वो कसरत करने आता है मैदान में। फिर क्या था, एक झटका सा लगा पोरो को।
दिल था कि काबू से बाहर होकर धड़क रहा था। सीधे खिड़की की तरफ भागी। पर्दे को हल्के से साइड करके नीचे देखा तो अभिजीत उसी तरह पुशअप्स लगाने में बिजी था। पोरो का दिल था कि मान ही नहीं रहा था। दिल चाह रहा था कि वो उसे ऐसे ही देखती रहे। आखिर क्या है इसमें ऐसा? क्यों खिंच रही हूँ मैं? इसकी शख्सियत में ऐसी क्या सादगी है जो इसकी हर बात सही लगती है? क्या खिंचाव है जो मैं अपने आप ही इस पर लुटा देने को तैयार हो रही हूँ? पोरो के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आंखें नम हो रही थी। पोरो ने अपनी आंखों को छुआ। व्हाट पोरो, तू रो रही है? बट व्हाई? ये सिर्फ आकर्षण नहीं हो सकता। तो क्या हो रहा है तुझे? पोरो पोरो कंट्रोल। पोरोमा ने पर्दा वापस खींच दिया था। तू खुद को संभाल, ये तेरी लाइफ नहीं है। काम से आई है तू और तुझे जाना है थोड़े दिनों में यहाँ। तो गेट बैक टू वर्क। उधर अभिजीत देख चुका था पोरोमा को खिड़की पर। पागल लड़की है बिल्कुल। ये सोचकर अभिजीत के होठ खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पा रहे थे। पर तभी अचानक से अभिजीत को पुरानी बातें याद आ गई थी। नहीं नहीं, मैं अब और अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता। एक बार शीतल भी इसी तरह मेरे होठों पर मुस्कान लेकर आई थी और अब ये। फिर क्या हुआ था अभिजीत? प्यार करती थी वो तुझसे, याद है ना? पर जब जरूरत थी तुझे उसकी सबसे ज्यादा, वो भी पीछे हट गई और मुड़कर भी नहीं देखा था। बेकार होती है ये फीलिंग्स, धोखे से भरी हुई। और एक बार फिर से मैं खुद को तोड़ नहीं पाऊंगा। ये कहकर अभिजीत ने फिर से खुद को सख्त कर लिया था बिल्कुल। पोरो जल्दी से रेडी हुई। पिंक टॉप और ब्लैक जीन्स में वो वाकई बेहद हसीन लग रही थी। प्यार की खासियत होती है ये, जब प्यार लाइफ में दस्तक देता है तो चेहरा गुलाबी सा निखर उठता है। दिल हर पल खुशियों से भरा रहता है। उस पर वो आपके सामने भी होते, उस पर वो आपके सामने भी हो तो क्या कहने। पोरो ने खुद को एक नजर भर कर देखा। ऐसा लगा जैसे अभिजीत उसके पीछे ही खड़ा हो। पोरो सर से पांव तक सिहर जा रही थी। उसको देखना भी था और उसी से शर्म भी बहुत आ रही थी। दिल तो अब नॉर्मल था ही नहीं, सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी उसमें से, अभिजीत। पोरोमा लरच कर वहीं ड्रेसिंग के आगे लगे काउंटर पर टिक जाती है। एक ठंडी हवा का झोंका आकर पोरोमा को छूता है। उस झोंके में भरी पोरो को अभिजीत ही नजर आता है, उसके बालों को उसके कान से पीछे करते हुए उसके कान में फूंक मारता हुआ। ओह माय गॉड, पोरो सच में तुम बौरा गई हो बिल्कुल। ऐसी हालत के साथ किस तरह काम करोगी, वो भी उसके साथ? पोरो पोरो संभाल खुद को। गहरी गहरी सांसें लेती है पर फिर झीक कर उसी तरह बेबस हो जाती है। फिर दिल में एक डर आता है कि वो किसी से प्यार करता था पोरो। अगर वो अभी भी उसी से, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। और अगर होता तो मैं, क्या मैं? उसके अंदर से आवाज आती है, क्या मैं? बोलो पोरो, तुम भी प्यार का नाटक करोगी उसके साथ? फिर चली जाओगी अपनी दुनिया में वापस, जहां से आई हो? बोलो, क्यों छोड़ पाओगी उस दुनिया को? रह पाओगी यहाँ? बोलो। शट अप, मुझे नहीं पता कुछ भी। मैंने कुछ नहीं सोचा है। फिलहाल इस मोमेंट को एंजॉय करने दो मुझे। वो अंदर की आवाज को दबा देती है। फिर जरूरी सामान लेकर नीचे हॉल में आ जाती है, जहाँ कम्मो पहले से ही उसका वेट कर रही थी। अरे कम्मो रानी, तुम कैसे उठ जाती हो इतनी जल्दी? वो आपका नाश्ता जो करवाना होता है। आहा, ये बोलना छोटे ठाकुर के लिए उठती है। वो क्या हवा पानी पर जिंदा है? नहीं मेम जी, वो तो खुद ही बनाते हैं सुबह का नाश्ता अपने लिए। उनका नाश्ता कोई नहीं बनाता। वो क्या खाते हैं? वो स्प्राउटेड चने, वो पूंछ वाले स्प्राउटेड चने। हाँ हाँ, वही वही। और भी कैलॉग्स वगैरह, वो वही खाते हैं, वो भी खुद से लेकर। वो तो उनका खास आदेश है कि आप बिना खाए ना जाएं, वरना मुझे डांट पड़ेगी बहुत। तो मतलब उस दिन वो एक्टिंग कर रहा था। दुष्टी है वाकई, ये सोचकर स्माइल आ जाती है चेहरे पर। वैसे कम्मो एक बात बता। जी मैम जी। तू तो इतनी गांव की भाषा नहीं बोलती, तुझे किसे सिखाई ये शहरी भाषा? कम्मो हंसी थी। अब तू डरा मत कम्मो सुबह सुबह ऐसे हंसकर। वो मैम जी, हम यहाँ के हैं ही नहीं। तो कहाँ की है तू? पास वाले शहर की हूँ मैं। वो तो मेरा मर्द वहाँ एक कारखाने में काम करने आ गया, तो हो गए नैन चार। भगा ले आया वो मुझे और मैं भी प्यार में अंधी भाग आई, घर वालों के मुंह पर कालक पोत के। ये कहकर अब कम्मो रुआंसी हो गई थी बिल्कुल। अरे अरे कम्मो, तू रोती हुई अच्छी नहीं लगती। नहीं मैम जी, रोने दीजिए। उसके बाद उस आदमी ने यहाँ लाकर पटक दिया। घर वाले खूब काम करवाते, अम्मा बहनें सब लाते घूंसे से मारते थे। वो आदमी भी शराब पीकर जानवर बन जाता, टूटे हुए शरीर को जानवर की तरह नोचता। सुबह उसी शरीर को फिर सब मारते। पुरोमा उठकर कम्मो के करीब गई, उसे गले लगा लिया। अब कहाँ है वो? उस कमीने ने 7 महीने के भरे पेट पर मुझे बहुत मारा मेम जी। वो तो मैं मर ही जाती अगर छोटे ठाकुर ना आते। किसी ने खबर कर दी थी तो वो खुद चले आए वहां तुरंत। उसके बाद धोबी घाट के कपड़ों की तरह धो दिया था उस हराम के जने को। पुरोमा की आंखें हैरत से फैल गई थी। मेरे 7 महीने का बच्चा कोख में ही मर गया।
कम्मो फूट फूट कर रो पड़ी थी। फिर रूपाली दीदी और छोटे ठाकुर मुझे यहाँ ले आए हवेली में, दवा दारू करवाई, रहने को छत, खाने को 4 वक्त का खाना, कपड़े सब दिया। अब कहाँ है तेरा पति? पता नहीं, मैंने तलाक दे दिया लिखा पढ़ी करके। अब मुझे नहीं पता कहाँ है, बस सुना है दूसरी कर लिया है उसने। छोटे ठाकुर बहुत अच्छे हैं, उन जैसा धरती पर कोई कोई होता है। ये कहकर कम्मो की आंखें नम हो चुकी थी बिल्कुल। पता नहीं किस लड़की की किस्मत में है हमारे छोटे ठाकुर साहब। बहुत किस्मत वाली होगी वो लड़की जो उनकी बीवी बनेगी। कम्मो पोरो की तरफ देखकर बोली। पोरो के चेहरे पर शर्माहट फैल गई थी, बिल्कुल चेहरा लाल हो गया था। अभिजीत ने गला खनकारा। मैडम आपका हो चुका है तो अब चले। वो उसी तरह सख्ती से बोल रहा था, पर पुरोमा को तो उसकी सख्ती में छुपी सादगी साफ दिख रही थी। उसने चुप करके अपना बैग उठाया और जीप में बैठ गई। तो आप लाई है ना अपना सारा सामान? आम झाम मतलब डायरी, कैमरा वगैरह? वो सिर्फ इतना ही बोली। खुद को ऊपर से सख्त दिखाते हो अभिजीत, और अंदर से तुम क्या हो? पुरोमा की नजरें अभिजीत के ऊपर ही जमी हुई थी, जिससे अभिजीत को उलझन हो रही थी बहुत। गाने नहीं सुनेंगी आप? अभिजीत ने ध्यान बटाने के लिए बोला। पुरोमा तो वहां थी ही नहीं जो जवाब देती। मैडम, चुटकी बजाई अभिजीत ने और एफएम खुद ही ऑन कर दिया था। पोरो खोती जा रही थी अभिजीत के प्यार के जादू में। अभिजीत भी आज शांत ही था, लेकिन वो अपने आप को इस तरह से शो कर रहा था जैसे ना तो वो गाने के बोल सुन रहा है और ना ही पुरोमा की नजरों की परवाह है उसे। पर अंदर ही अंदर पोरो की नजरें उसके दिल में बार बार दस्तक दे रही थी। कितनी मासूम है ये। गाने के बोल उसके पत्थर दिल को मोम बनाने लगे थे। एक तिरछी नजर उस पर डाली तो उसकी उड़ती हुई लठ उसके चेहरे की खूबसूरती को और निखार रही थी। जीप अपनी ही रॉ में चली जा रही थी, तभी ब्रेक लगे और पुरोमा किसी नींद से जागी जैसे। मैडम, आ चुके हैं हम खेत में, आइए चलिए दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसी मिट्टी है यहाँ और क्या क्या बदलाव किए गए हैं। अच्छी फसल है ये। ओके। पुरोमा की ये आदत बहुत अच्छी थी, वो काम बहुत प्रोफेशनल वे में करती थी और ये बात अभिजीत को भी उसकी कायल कर रही थी। जाते ही उसने सारे डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मिट्टी के सैंपल्स लिए, उसके बारे में गांव वालों से बात की, उस समय वहां क्या उग रहा है, उसकी किस्म, क्वालिटी, सब के बारे में लिखकर उसने थोड़ा घूमने का सोचा था। अभिजीत गांव वालों से बातों में बिजी था तो वो थोड़ा आगे की तरफ निकल गई थी। बरसात के मौसम में गांव में मोर आ जाते हैं। सच में सामने मोर को देखकर पुरोमा तो बहुत एक्साइटेड हो गई थी। उसको सामने से देखने की इच्छा पुरोमा को आगे और ले जा रही थी। काफी आगे एक लकड़ियों का बड़ा सा गोदाम टाइप बना हुआ था। पुरोमा अब इतना आगे बढ़ चुकी थी कि गोदाम के काफी करीब आ चुकी थी। पुरो, बहुत आगे आ गई है तू। अभिजीत को पता चलेगा तो भड़क जाएगा तेरे पे। अभी वैसे तेरे काम भी ऐसे ही हैं। जिस जगह को तू अच्छे से जानती भी नहीं है वहां पर ऐसे खुले में घूमना सच में मुसीबत को दावत देना है। ये सोचकर जैसे ही पुरोमा लौटने के लिए कदम बढ़ाई, ऐसा लगा कि कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। पुरोमा के पैर ठिठक गए। आवाज बहुत ही हल्की थी, पर ज्यादा ध्यान लगाकर सुनने में ये अंदाजा पड़ चुका था कि आवाज उसी सामने वाले गोदाम से आ रही थी। पुरोमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फोन? हाँ, फोन करती हूँ अभिजीत को। ओह शिट, फोन तो वही है मेरे बैग में। ओहो पोरो, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है तू? अब एक काम हो सकता है कि मैं वहां जाऊं और अभिजीत को लेकर यहाँ आऊं। ये कहकर वो जैसे ही मुड़ी, आवाज और तेज आने लगी थी। ओह गॉड, क्या करूं? अगर वहां तक वापस गई तो यहाँ तक सबको लाने में 20 मिनट तो लगेंगे ही, तब तक कुछ अनहोनी ना हो जाए। नहीं पुरो, अब तुझे ही कुछ करना होगा, आखिर तू भी कराटे चैंप है। हाथ में सामने पड़ी हुई एक लाठी उठाई और पुरोमा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अब क्या होगा? पुरोमा अंदर जा पाएगी या पुरोमा हो रही है इसी साजिश का शिकार? कैसे पता चलेगा अभिजीत को पुरोमा का? क्या पुरोमा की ये दूरी दिला पाएगी अभिजीत को उसकी फीलिंग्स का एहसास? और अभिजीत कैसे करेगा इस मुसीबत का सामना? पुरोमा ने अंदर जाने का इतना बड़ा फैसला तो कर लिया था, पर टांगे जुबान का और जुबान दिमाग का साथ देने को मना कर रहे थे। पर अंदर से आने वाली चीखें अब वो साफ सुन पा रही थी। ओ गॉड, पुरोमा क्या पागलपन करने जा रही है तू? लेकिन मैं इस तरह पीछे नहीं हट सकती। ये सोचकर आखिर उस गोदाम में कदम बढ़ा ही दिया था पुरोमा ने। उधर अभिजीत को निकलना था। अरे गट्टू, ये पुरोमा मैडम किधर है? शायद उधर गांव की महिलाओं के बीच होंगी। उनको बोलो निकलना है तो आ जाए, और ये सामान सारा इधर ही छोड़ गई हैं। लापरवाही की भी हद है बिल्कुल। ये सामान गाड़ी में रखो। जी ठाकुर साहब। ये कहकर जैसे ही गट्टू बैग उठाता है तो बैग के फ्रंट पॉकेट में रखा फोन नीचे गिर पड़ता है। ये तो पुरोमा का फोन है, पर वो इस तरह कैसे जा सकती है, वो भी फोन को यहाँ छोड़कर? अभिजीत अब कुछ टेंशन में आ चुका था। जाओ, ये सामान जल्दी रखो और बुलाओ मैडम को। ठाकुर साहब, मैडम वहां नहीं है। क्या? तो कहाँ गई? अब अभिजीत का दिल घबरा उठा था बिल्कुल। किधर जा सकती है ये पागल लड़की? अभिजीत पसीने पसीने हो चुका था। कुछ जानती भी है यहाँ की नहीं? ओह गॉड, कुछ भी तो नहीं जानती है वो यहाँ पे।
गट्टू उसके चेहरे की परेशानी के भावों को समझने की कोशिश कर रहा था। गांव के कई लोग मिलकर उसे ढूंढने में जुट जाते हैं। आखिर अभिजीत की नजर उस गोदाम पे पड़ती है जो उसके चाचा के खेत में बना था। अभिजीत एक सांस में ही उधर की तरफ दौड़ने लगता है। वो वहां पहुंचकर उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है जब वो चीख की आवाज सुनता है। उधर परोमा जैसे ही अंदर कदम रखती है, सामने का एक हिस्सा पूरा खाली होता है, पर थोड़ी दूरी पर पेटियों से घिरा एक हिस्सा था। आवाज उधर से ही आ रही थी। परोमा जेम्स बॉन्ड वाला लुक देते हुए आगे बढ़ने लगती है। किसी का मजबूत हाथ उसे पकड़कर खींचता है। आउच! चुप बिल्कुल। देखती है तो अभिजीत था। जिस तेजी से अभिजीत वहां तक पहुंचा था, कसम से उसेन बोल्ट भी उसे अपना गुरु मान लेता। अभिजीत को देखकर परोमा की खुशी नहीं छुपा पा रही थी, और यही हाल, बिल्कुल यही हाल अभिजीत का भी था। पर वो कहाँ दिखाने वाला था इसे। आप कैसे? मतलब किसने? मतलब आपको पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ? परोमा अभिजीत की नशीली आंखों में पूरा डूब कर बोल रही थी। उसका इतना करीब एहसास, उसके 6 फीट के चौड़े शरीर में पीछे छुपी 5 फीट 7 इंच की परोमा उसके शरीर के ताप से झुलसी जा रही थी। उधर अभिजीत का ध्यान उस तरफ से आने वाली चीख पर था। नजर परोमा की नजरों से उलझने लगी। तीखे नैन नक्श, वो पुरकशीश मासूम सा चेहरा। पर अभिजीत इतना नादान नहीं था। नजरें तुरंत हटाकर उसने फोन पर एक मैसेज टाइप किया और सेंड कर दिया। पोरो अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि अभिजीत को कैसे पता चल गया कि वो यहाँ पहुंच गई है। वो कुछ और बोलती, इससे पहले ही अभिजीत ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। श्श, चुप, लगता है कोई आ रहा है। पोरो भी वक्त की नजाकत को समझ चुकी थी। तुम यहीं बैठोगी, यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, समझी तुम? ये कहकर वो जैसे ही बाहर की तरफ निकला, पूरे सनी देओल के स्टाइल में 2.5 किलो के हाथ का पंच उसने मुश्तंडे के मुंह पर पड़ा, जो रखवाली कर रहा था। उसकी बंदूक अब अभिजीत ने खुद के हाथ में ले ली थी। आगे बढ़ते ही जैसे ही उसने उस पेटियों को हटाया, तो जो नजारा था उसे देखकर अभिजीत की तन बदन में आग बारूद सब फट चुके थे। ये अभिजीत के वो चचेरे भाई थे जो उस दिन बाग में आकर अभिजीत से उलझ रहे थे। गांव की एक लड़की के साथ पूरी अय्याशी की तैयारी चल रही थी। वो लड़की चिल्ला रही थी, भीख मांग रही थी, पर उन कमीनों को दया नहीं आ रही थी बिल्कुल। वो तो पीने पाने के चक्कर में थोड़ी देरी हो गई थी, पर अगर थोड़ी देर भी और होती तो उस लड़की की इज्जत तार तार करके वो लोग वहां से जा चुके होते। अभिजीत भागते हुए गया और 2-4 पंच में ही उनका सारा नशा उतार दिया था उसने। वो लड़की भागकर अभिजीत के पीछे आ छिपी। तुम सीधे बाहर जाओ और सबको खबर करो, मैं निपटाता हूँ इन दरिंदों को। ये कहकर अभिजीत उनसे पूरा मोर्चा ले रहा था और भारी भी पड़ रहा था उन पर। मगर तभी पीछे पोरो की आवाज आई, अभिजीत! देखा तो परोमा को वही आदमी जिसके पंच मारकर अभिजीत गन लेकर यहाँ आया था, वो परोमा का हाथ पकड़कर उसको वहां घसीट लाया था। बहुत बढ़िया शेरा, आज तूने जो काम किया है, कसम से तुझे नोटों से लाद दूंगा। बांधो इस शहरी चिड़िया को, आज इसको बिना पकाए कच्चा ही खा जाएंगे। ए कुत्ते, हाथ भी मत लगाना मेरी परोमा को। अभिजीत दहाड़ा था। पोरो ने एक झटके से अभिजीत को देखा। मेरी परोमा? ना भाई जी, हाथ ना लगावेंगे को। हाथ लगावेंगे तो जो चिड़िया उतना ना फड़फेगी, जाको तो मुंह लगावेंगे। कुत्ते, हाथ काट कर फेंक दूंगा। ये कहकर जैसे ही अभिजीत उनकी तरफ बढ़ा, एक जोरदार मुक्का उस आदमी ने अभिजीत को जड़ दिया था। अभिजीत! अंतमन से चिल्ला उठी। आगे के एपिसोड सुनने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सुनते रहिए सुफियाना FM, कहानियां जो दिल छू जाएं।